उसी प्रकार लॉक भी नेचुरल लाइट के प्रोटेक्शन के लिए कांटेक्ट करता है और स्टेट का फॉर्मेशन नेचुरल लाइट यानी प्राकृतिक अधिकारों की। लेकिन रॉल्स के सामने क्या था? ये मान लीजिए इस पूरी सिचुएशन को या रॉल्स स्टेटस प्राकृतिक अवस्था की कंडीशन है। उस समय मान लो ए बी सी डी, क्लियर? 4 लोगों ने सामूहिक प्रयास से एक शिकार किया, एक वस्तु का, एक जानवर का शिकार किया, ठीक है? ये अब क्वेश्चन खड़ा हुआ कि ये जो जानवर का शिकार किया गया है ये ABCD के माध्यम है कि नहीं? तो शिकार हो गया। अब प्रॉब्लम हुई इसको बांटा कैसे जाए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का कोई रूल नहीं है उस समय, कोई डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ABCD चारों ने कहा यार आओ आपस में बांट लेते हैं ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और ये हो गया यूनिवर्सल रूल ऑफ जस्टिस। यानी फर्स्ट टाइम द फॉर्मेशन ऑफ जस्टिस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। पहली बार कहेगा कि आओ बांट लो, होगा ना? अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं? कि रॉल्स कहता है कि इस कंडीशन में किसी भी व्यक्ति का सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन नहीं मालूम है, किसी भी ABCD किसी को नहीं मालूम है एक दूसरे की। तो अब सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन में यूज करता हूं +1 B +2 C +3 and 4 +4। एनिमीज सुनिएगा, A के साथ उसकी पत्नी है, B के साथ पत्नी भी है और एक बच्चा भी है, C के साथ पत्नी भी है और 2 बच्चे हैं, और D के साथ पत्नी भी है और माता पिता भी है और एक बच्चा भी है। अब ABCD की सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन क्या हो गई? चेंज हो गई। अब यहां पर अगर हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दें, ये जस्टिस है? बताइए, ये जस्टिस है? एनिमीज कि मान लीजिए कि 100 रुपए है और सबको 25-25 रुपया दे दे, सबको 25-25 रुपए हम दे दे, तो समाज में इक्वलिटी डेवलप करेगी कि अनइक्वलिटी डेवलपमेंट करेगी? अनइक्वलिटी बढ़ेगी। यही जस्टिस का यूनिवर्सल रूल है। जैसे सपोज है, आज तुम लोग को बताया भी होगा, ये हमेशा ABCDE 5 हैं, समझ रहे? और ये मदर एंड फादर है और इनके 5 बच्चे हैं, क्लियर? मदर एंड फादर ए को 200 रुपया दिया, बी को 100 रुपया दिया, सी को 800 दे दिया, डी को 150 दे दिया और ई को 50 रुपया दिया। ई अपनी मां से शिकायत करती है और कहती है मामा दिस इज नॉट फेयर। बोलो ऐसा होता है कि नहीं है? ये चीज मैंने आप लोग के थिंकिंग को चेक कर, रॉल्स में ये है कि मिनिमम लॉस, कोई भी पर्सन किसी को भी डिस्ट्रीब्यूशन उतना ही करेगा जितना कि उसकी मिनिमम नीड्स क्या हो सके, फुलफिल हो जाए। जैसे मैंने खाना खाने बैठा, मेरा बहुत फास्ट फ्रेंड है,
तो ऐसा तो नहीं होगा कि सब खाना उसको दे, मैं भूखे रह जाऊं तो मैं किससे मांगूंगा? तो मैं कहूंगा उससे कि यार भाई बैठ के साथ ही खा लेते हैं, तो कम से कम 2-3 निवाला तो मेरे शरीर में जाएगा, कुछ तो मेरी अपनी इस कैपेबिलिटी पूरी होगी। ठीक, तो यहां पर जो 15% है, 15% जो अपने पास रखा है, यह इसकी मिनिमम नीड्स है, और 10% जो बचा है वह उसका एक्स्ट्रा, और वह किसको दे दिया? डी को। ठीक हो गया। अब इस एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन से डी को भी फायदा हो गया, ए को भी फायदा हो गया, बी को भी फायदा हुआ और सी को भी फायदा हुआ। तो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके जगह पर क्या हो गया? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, अगर रॉल्स ये कहता है कि अगर अनइक्वल, यही चीज, यही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन निग्रो पर्सन को ज्यादा दिया गया, क्योंकि निग्रो पर्सन क्या है? नॉन कैपेबल पर्सन है, तो उनको ज्यादा दिया गया, तो उस ज्यादा का वो फैसिलिटीज लेकर अपनी पोजीशन को क्या किया? इंप्रूव किया। और जो नॉन निग्रो थे उनकी फैसिलिटीज को कम किया गया, तो सोसाइटी में जो अनइक्वलिटी थी वह अनइक्वलिटी क्या हो गई? कम हो गई, है कि नहीं? इसलिए यह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रॉल्स कहता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी। यानी मीन्स कि अगर समाज में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से मैक्सिमम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो यह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यूजफुल भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अब इसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से आप रिजर्वेशन पॉलिसीज को एनालाइज कर लीजिए, इसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से उज्ज्वला योजना को भी एनालाइज कर लीजिए, इसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रधानमंत्री आवास योजना को भी देख लीजिए, इसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से गवर्नमेंट पॉलिसीज को भी देख लीजिए, इसी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से राइट टू एजुकेशन को भी देख लीजिए। तो सरकार का ऑब्जेक्ट क्या है? सरकार का पर्पज क्या होता है? सरकार का पर्पज ये होता है कि सोसाइटी में जो अनइक्वलिटी है उस अनइक्वलिटी को मिनिमाइज किया जाए। ठीक, और इस अनइक्वलिटी को मिनिमाइज करने के लिए वह इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसीज को भी क्या करती है? एडॉप्ट करती है। जैसे अब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की पोजीशन हो जाएगी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इक्वलिटी बिफोर लॉ, और ये दोनों चीजें आर्टिकल 14 हो गई। आर्टिकल 14 हो गई कि नहीं? मीन्स आर्टिकल 14 दो चीजों की बात करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समानता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधियों का समान संरक्षण। ठीक, और ये है आपका स्टेट, ये आपका क्या है? स्टेट है। तो स्टेट क्या है जी ऋतु? देखो, सबसे पहली बात आर्टिकल 14 है, ये है 14 में हम स्टेट का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब कि 14 to 35 ये है 12, ये हो गया आपका पार्ट थर्ड इक्वल टू 12 से लेकर 35 तक। ठीक, और यहां पर
आर्टिकल 12 है डिफिनीशन ऑफ स्टेट. स्टेट इज, फर्स्ट पॉइंट, इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन पार्लियामेंट. सेकेंड, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव. थर्ड, लोकल ऑफिसर एंड फोर्थ, अदर ऑफिसर. क्लियर? ये अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट हैज बीन डिफाइंड. स्टेट इज द इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव, local officer and other officer. But according to political science, four basic elements of the state: land, population, government and sovereignty. Sovereignty is the important and modern element of the state. Lose of sovereignty, state collapse. ठीक है? अब तुम्ही लोग से पूछ रहा हूं, क्योंकि पढ़ लिया है तुम लोग, ये लोग पढ़े हैं, इन लोग से हम बात करते हैं. इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इस स्टेट का नेचर क्या होगा जी? महक क्या होगा? पार्लियामेंट्री. हाँ, पार्लियामेंट्री स्टेट नेचर है, पार्लियामेंट्री स्टेट. यानी ये हो गया लेजिस्लेटिव, ये हो गया एग्जीक्यूटिव. ठीक, क्लियर? अब एग्जीक्यूटिव का मेंबर वही आदमी बनेगा जो लेजिस्लेटिव का मेंबर होगा, है कि नहीं? इसलिए ये स्टेट है. ठीक है? और अगर ये स्टेट है तो हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट हो गया. हेड ऑफ स्टेट कौन हो गया? प्रेसिडेंट. बट प्रेसिडेंट इज नो हेड ऑफ द जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी है ही नहीं इसमें. कहीं है जुडिशरी? नहीं है ना? ठीक. अब इस स्टेट के लिए ये जो स्टेट है, यह थियरी यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ निगेटिव एस्पेक्ट का है, और यह थियरी स्टेट के लिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव है. यानी मीन्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ स्टेट को पावर देता है कि स्टेट इस पावर का यूटिलाइजेशन करके लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन करे. जैसे मान लीजिए 0 से 6, 7 to 12, 13 to 59 and 60 to above. ठीक, ये ईयर्स है. यहां पर रेलवे का फ्री टिकट है, यहां पर हाफ टिकट है, यहां पर फुल टिकट है, यहां पर 40% है. क्लियर? तो ये डिस्क्रिमिनेशन स्टेट कर रहा है. किस बेस पर कर रहा है? जैसे एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना. तो इनके और इनके बीच का डिस्क्रिमिनेशन ईपीएल है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. एक कैरेक्टर बन गया 0 से 6 साल का. ठीक, अब 0 से 6 साल का जो कैरेक्टर बन गया है कि नहीं, इनके लिए डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगा, चाहे किसी भी कास्ट रिलीजन के हो. तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ईबीएल, इक्वलिटी बिफोर लॉ. अब इक्वलिटी बिफोर लॉ हो गया, इसका मतलब ये हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. ये क्या हो गया? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन. यानी 0 से 6 साल के लोगों के बीच किसी भी प्रकार का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है, लेकिन इनके और इनके बीच क्या कर रहा है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है. इसलिए स्टेट क्या करता है? पहले
स्टेट, ये सोसाइटी है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये चाइल्ड है। पहले इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, मेल, फीमेल एंड चाइल्ड। तो जब ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, या 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, तो 3 क्लास बन गए। अब जितने भी मेल होंगे उनके लिए रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने रोडवेज में सभी महिलाओं को फ्री में जाने के 2 दिन की परमिशन देती है। ये कौन सी थियरी में आएगा? ये सेक्स बेस्ड डिटर्मिनेशन है, मेल और फीमेल के बीच क्लासिफाई किया गया है। अब यहां पर जब ये क्लासिफिकेशन के, तो सभी में फीमेल कैंडिडेट को ये फैसिलिटीज दी जाएगी, लेकिन ये फैसिलिटीज मेल को नहीं दी जाएगी। समझो कि नहीं? तो पहला ये क्लासिफिकेशन है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक, लेकिन सभी महिलाओं में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये ईबीएल हो गया। अब जैसे यहीं पर क्लासिफाइड कर दिया जाता है, यहीं पर क्लासिफिकेशन हम कर देते, क्लासिफाइड कर देते कि ये फैसिलिटीज सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगी जिनके पास अपना पर्सनल व्हीकल नहीं होगा। ये भी तो हो सकता है। तब क्या होगा? तब ये भी ईपीएल हो जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो जाएगा, क्योंकि स्टेट ने क्या कर दिया? क्लासिफाइड कर दिया। इसलिए स्टेट हमेशा जब भी लोगों के बीच लॉ बनाएगी या कोई पॉलिसीज बनाती है या किसी पॉलिसीज को एक्सेप्ट करती है, तो वह स्टेट का हमेशा एक चीज इतना रोल होता है कि स्टेट चाहती है कि हमारी नीतियों का मैक्सिमम बेनिफिट उन लोगों को जाए जिनको वास्तव में इसकी क्या है? जरूरत है, ठीक। लेकिन सरकार या गवर्नमेंट या स्टेट कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाती है जो सभी के लिए हो, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कोविड पेंडेमिक में कोवैक्सीन सबको, राइट टू एजुकेशन सबको, एनवायरमेंट सबको, है कि नहीं? यानी वह स्थिति, तो रॉल्स यहीं पर कहता है कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर सोसाइटी में अनइक्वलिटी बढ़ रही है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के जगह पर क्या कर लिया जाए? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया जाए। और यह अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन के बेस पर होगा। सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन, क्योंकि व्यक्ति की सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है, इसलिए सभी व्यक्ति को एक जैसी फैसिलिटीज नहीं दी जा सकती। तो जब सभी व्यक्ति को एक जैसी फैसिलिटीज नहीं दी जा सकती, तो इस कंडीशन में या इस स्थिति में अगर सभी को एक जैसी फैसिलिटीज दी जाए, तो सोसाइटी में जो इक्वलिटी आनी चाहिए वह इक्वलिटी नहीं होगी, बल्कि अनइक्वलिटी बढ़ जाएगी। क्योंकि हर व्यक्तियों में गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज दे रही है, उस फैसिलिटीज को लेने की कैपेबिलिटी सब में एक जैसी नहीं है कि नहीं? यानी मींस कि अगर स्टेट सबको एक जैसी पोजीशन दे दे, जैसे जस्ट लाइक सबसे अच्छा एग्जांपल है कि रोड पर सभी गाड़ियों को चलने दिया जाए, सभी गाड़ियों, किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए, तो क्या ट्रक या बड़ी गाड़ियां छोटी गाड़ियों को चलने देंगे? नहीं देंगे। तो क्या छोटे या नॉन कैपेबल पर्सन लोगों को चलने का अधिकार नहीं होना चाहिए?
नॉन कैपेबल या छोटी गाड़ियों को चलने का अधिकार हो, तो बड़ी गाड़ियों पर क्या लगाना चाहिए? रिस्ट्रिक्शन लगेगा, और उस रिस्ट्रिक्शन को लेकर नो एंट्री लगा देती है स्टेट। इसका मतलब ये हो गया कि सोशल जस्टिस हमेशा एक ही चीज की बात करती है, और वह बात करती है कि सभी को अपने डेवलपमेंट के लिए क्या मिले? अपॉर्चुनिटी मिले, और उस अपॉर्चुनिटी का यूज करके हर व्यक्ति अपना क्या कर सके? डेवलपमेंट कर सके। ठीक। अब कहता है कि जस्टिस इज द वर्चुअल कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी, यानी मीन्स न्याय समाज का सद्गुण है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स, ठीक, रॉल्स कहता है कि न्याय समाज का सद्गुण है। ठीक। अब ध्यान देना, रॉल्स को हम इसलिए इतना डिटेल कर रहे हैं कि एथिक्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब पूछा भी गया है एथिक्स में, एथिक्स के पेपर में रॉल्स को लेकर, समझ रहे? तो रॉल्स कहता है कि जो जस्टिस का रूल है वो वर्चुअल कैरेक्टर है। ठीक। और सोसाइटी में इस कैरेक्टर का यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक। अब इसके बाद एक कंसेप्ट कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कि कोई भी चेन, चेन समझ रहे हो क्या? चेन, कोई भी चेन अपनी कमजोर कड़ी से ज्यादा मजबूत नहीं हो सकती। कोई भी चेन अपनी कमजोर कड़ी से ज्यादा मजबूत। चेन यहां पर क्या है जी? चेन यहां पर सोसाइटी है, क्योंकि सोसाइटी के लोग एक दूसरे से क्या होते हैं? अटैचमेंट होते हैं, और चेन भी एक दूसरे से क्या होता है? जुड़ा होता है कि नहीं? इसलिए सोसाइटी में जितने भी लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, जितने भी लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, अगर सोसाइटी को साउंड या पीसफुल बनाना है, तो सोसाइटी में रहने वाले लोगों की पोजीशन को क्या करना पड़ेगा? ऊपर उठाना पड़ेगा। और ऊपर उठाने की जरूरत किसको होगी? नॉन कैपेबल पर्सन को, वरना स्थिति यही होगी। अच्छा, तुम लोग उस मूवी को देखा है, मुन्ना भाई एमबीबीएस? देखा है? संजय दत्त का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जा रहा है, ये भी सीन समझ में आ रहा है? तो मेडिकल कॉलेज में उसको एक डेड बॉडी दिखाई जाती है, जिससे बास मानता है। तो प्रोफेसर कहता है कि तुमको अगर अच्छे से देखना है तो एक नई डेड बॉडी लाओ। तो एक जापानी को उठा लाता है, तो कहता है हंगर पीपुल, कहता है कि नहीं, अब बोरे में बन के। तो यहां पर पोजीशन यही चीज है, यही चीज डिफाइन की जा रही है कि अगर सोसाइटी में अगर कमजोर व्यक्ति है तो वो कभी भी सोसाइटी अपग्रेड नहीं होगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, अर्बन सोसाइटी एंड रूरल सोसाइटी। अर्बन सोसाइटी ज्यादा अपग्रेड कर जाती है, ठीक, रूरल सोसाइटी कम ग्रेड। इसलिए सरकार क्या होती है, अब सरकार अर्बन के साथ साथ रूरल एरिया में भी सड़क ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज दे रही है, आईटी सेक्टर दे रही है, इलेक्ट्रिक सेक्टर, जिसके कारण जो रूरल और अर्बन एरिया में जो डिस्क्रिमिनेशन है, वह डिस्क्रिमिनेशन क्या हो सके, कम हो सके। और सरकार इसके लिए क्या की, सरकार इसके लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाई।
प्रधानमंत्री सड़क योजना के साथ रूरल एरिया की सड़कों को मेन सड़क से क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, जिसके कारण कनेक्टिविटी बढ़े, और कनेक्टिविटी अगर बढ़ेगी तो रूरल एरिया में भी डेवलपमेंट के प्रोसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसलिए रूरल और अर्बन एरिया के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस खत्म हो जाएगा। यही रॉल्स कहते हैं कि रॉल्स यही है कि कोई भी चेन, जो चेन है, चेन का यहाँ पर उन्होंने यूज किया एक सोसाइटी से, क्योंकि सोसाइटी में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है, और चेन भी एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। तो अगर चेन भी एक दूसरे, तो चेन का कोई भी पार्ट्स जहां से कमजोर है वहां से चेन टूटने की संभावना है। उसी प्रकार अगर सोसाइटी में भी कहीं पर अगर वीकनेस है, लीकेज है, लीकेज क्या होगी, उसकी पोजीशन अदर पर्सन के कंपैरिजन क्या है, कम है, तो वहां से लीकेज या वहां से ब्रेकडाउन होने की संभावना होगी कि नहीं। इसलिए जहां से लीकेज है उस लीकेज को अपग्रेड करने के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के जगह पर क्या करना होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अगर हम बराबर दे देंगे, अगर हम बराबर दे देंगे तो कैपेबल पर्सन फिर क्या कर ले जाएगा, उठा ले जाएगा, फिर सोसाइटी में अनइक्वलिटी हो जाएगी। इसलिए नॉन कैपेबल पर्सन को ऊपर, रॉल्स की यह पूरी थियरी आ जाती है। ठीक, अब रॉल्स की इस थियरी को अगर हम एनालाइज करते हैं तो रॉल्स से पहले अंबेडकर इस थियरी को दे चुके हैं इंडिया में। ठीक, अंबेडकर दे चुके हैं। रॉल्स 1972 का है, अंबेडकर 1950 के हैं। सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, रॉल्स यूएस का है, अभी तो लिखे थे, यूएस कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थिंकर लिखे थे कि नहीं, यूएस लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन निग्रो मूवमेंट यूएस में ही आया था। तो अंबेडकर की भी थियरी यही थी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन जिस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्टेबल करता है, जिस पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को स्थापित करता है आपका, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी साउंड होगी, तभी क्या कहा जाता है, उसमें स्ट्रेंथ आएगा जब सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी का क्या होगा, इस्टेब्लिशमेंट होगा। क्योंकि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी डिपेंड अपॉन द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी। ठीक, तो अब